So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 1, जो हम ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग का आगाज़ किया आज हमने। तो अभी हमारा सेकंड सेशन है। थोड़ा सा उसमें ब्रेक में टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि जब मैं उसको रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट हो रहा था तो वो प्रोसेस चल रहा था, जिसकी वजह से क्लास जूम में दोबारा स्टार्ट हो नहीं पा रही थी। तो वो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि नेटवर्क की स्पीड थोड़ी स्लो होने की वजह से कन्वर्जन में 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। बट इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले काइंडली मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है और मेरी स्क्रीन भी आप लोग देख पा रहे हैं। काइंडली मुझे एक फीडबैक दे दें, चाहे वॉइस मैसेज के थ्रू फीडबैक दे दें या मैसेज कर दें। तो मैसेज हैज़ अराइव्ड। ओके 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 ओके, थैंक यू। Thank you, gentlemen. So, all have joined. मोहम्मद ताहिर लतीफ़ ज्वाइन कर चुके हैं, समर ज्वाइन कर चुके हैं, असद और तनवीर भी ज्वाइन कर चुके हैं. So, gentlemen, we had discussed about in the last few minutes about the two portals. उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ LMS, जो कि कुछ लर्नर्स ने ज्वाइन भी कर लिया है, बाकी जो रह गए हैं वो भी कर लीजिएगा, बेशक एंड पे कर लीजिएगा। और बाकी जो सेफ सर्कल है उसका भी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो सिर्फ आप उसको ब्राउज खुद कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी सारा नॉलेज मौजूद है। वो एक समझ लें कि हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है। अभी मैं उस पर मज़ीद भी काम कर रहा हूँ और उसमें जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, यूके के, यूएसए के, ओशा के, ऑस्ट्रेलियन ओशा के, कैनेडियन ओशा के, यूरोपियन ओशा के, तमाम मतलब लिंक्स मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो उसको भी आप ब्राउज कर सकते हैं एट योर कन्वीनियंट टाइम। सो लेट्स मूव। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट ISO। कि ISO, व्हाट इज दिस ISO, कि जिसके स्टैंडर्ड्स हम सीख रहे हैं और जिनके स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर हमने मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करने हैं। बेसिकली जितने भी ISO के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो आपको 3 काम करना सिखाते हैं। नंबर 1, टू एस्टेब्लिश द मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2, टू इम्प्लीमेंट द मैनेजमेंट सिस्टम as per the topic, and to maintain that management system. मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपने एक अच्छा क्वालिटी का मैनेजमेंट सिस्टम या हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम अगर अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए फिर ISO के ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं ISO के, जो कि जिनके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ये आपसे रिक्वायर करते हैं। और अगर ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लेते हैं एज पर दी क्लॉजेस और उनकी जो सब क्लासेस हैं, दैट मीन्स यू आर कंप्लाइड विद द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। सो जेंटलमैन, बेसिकली जो ये ISO है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको आप हमेशा करेक्टली स्पेल भी करें और इसको एब्रीविएट भी हमेशा करेक्ट करें। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है वर्ड ISO। कुछ लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप भी करती है और उनको फिर पब्लिश भी करती है। और इसके दुनिया में अभी तक ऑलमोस्ट 160 प्लस मेंबर कंट्रीज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। ठीक है जी। और उसमें जो मतलब बहुत सारे वॉलंटियर बेसिस पे भी हैं। और ये जब स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं तो तमाम जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो क्रीम एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बॉडीज इनकी मेंबर बनती हैं। ठीक है। और उनके जो उनके अंदर जो क्रीम लोग होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन बॉडीज के अंदर, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने मुल्क की बॉडी को। और इन ISO की फिर कमेटीज जो बनती हैं
जो स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए उनके अंदर उनको शामिल किया जाता है एज पर द नीड। मसलन अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप करना है आईएसओ ने, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो एक्सपर्ट लोग होंगे, जो वर्ल्ड वाइड जो इनके मेंबर्स हैं, वो इनकी कमेटीज का हिस्सा बनेंगे और कमेटीज बनती हैं। कमेटीज जो है वो फिर एक ड्यू प्रोसेस के तहत एक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है उसको डेवलप करती हैं। ठीक है जी। अभी यानी आप यूं समझ लें कि ये जो 2024 है, अब तक इस साल तक इन्होंने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है जी। तो ये कॉन्स्टेंटली इनके ऊपर वर्क करते रहते हैं, इनकी चूंकि कमेटीज होती हैं और ये उसको रिव्यू करते रहते हैं। आपको पता है कि जो तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, चूंकि आपको पता है नई नई टेक्नोलॉजीज बड़ी तेज़ी से इमर्ज हो रही हैं और उसके साथ साथ नए नए रिस्क भी इमर्ज होते हैं। तो आपकी क्वालिटी को भी नए नए चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी न्यू चैलेंजेस आते हैं। इस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी के भी जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं तो नए जो है रिस्क और हैजर्ड उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको रिव्यू करना भी ज़रूरी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका जो है जो बेसिकली हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड जनेवा में। और ये फॉर्म्ड हुई थी 1945 में। ठीक है। तो ये एक रिकग्नाइज्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड है। 25,000 एंड प्लस इनके मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो हैं अभी वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर इन्होंने अपने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस इनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वर्क प्लेस सेटिंग्स के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहला ये तीन इनके जो स्टेप्स होते हैं एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के और उसके थ्रू एक मैनेजमेंट सिस्टम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड सिस्टम। इस चीज़ को मैं आगे आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि स्टैंडर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक सेट ऑफ रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है। कि ये काम आपने करना है। तो जब आप वो काम करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, तो आप इस बात को इंश्योर कर रहे होते हैं कि आप इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम ऑन दैट टॉपिक, जिसका भी आप स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे क्वालिटी का है, चाहे इन्वायरमेंट का है, चाहे फूड सेफ्टी का है, चाहे हेल्थ एंड सेफ्टी का है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है ना। तो उसको आप बेसिकली मतलब उस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट जब पूरी कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वाला मैनेजमेंट सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब वो मैनेजमेंट सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है जी। तीन स्टेप हो गए। स्टैब्लिश करना मींस कि आपने इस स्टैंडर्ड का नॉलेज गेन करना है। जैसे अभी आप ये क्लास ले रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश दिस सिस्टम। ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्लॉजेज कौन सी होती हैं, कौन सी क्लास क्या रिक्वायर करती है, उसकी सब क्लासेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है एक कंपनी ने। ठीक है ना। तो जब आप इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उन रिक्वायरमेंट्स को जो इस स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई हैं उनको ऑन ग्राउंड आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उसके मुताबिक काम करवाएंगे आप। ठीक है। तो जब उसके मुताबिक चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उसको हम कह सकते हैं कि आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी आईएसओ स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर दिया है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देन यू हैव टू मेंटेन दैट। यानी आईएसओ आपसे ये भी चाह रही है कि आप उसको मेंटेन भी करें, मतलब आप उसका कंटिन्यूअसली ऑडिट करें, उसको चेक करें कि आया। और ये इवन हर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर एक प्री रिक्विजिट है, एक परमानेंट रिक्वायरमेंट है कि आप इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूअसली उसका करें। ठीक है ना। चाहे आप 3 माह के बाद करें, 6 माह के बाद करें, साल के बाद करें, इट डिपेंड्स अपॉन दी डिसीजन ऑफ योर कंपनी या पॉलिसी ऑफ योर कंपनी कि अगर आपने कोई भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसके बाद आपने उसको मेंटेन भी करना है। तो जब आप उसको इंटरनल ऑडिट करते हैं कंटिन्यूअसली टू इंश्योर कि वो तमाम रिक्वायरमेंट जो स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है आपने फुलफिल कर ली है, तो फिर आप अपनी जो मतलब आईएसओ की जो एक्रीडिएटेड बॉडी होती है,
ठीक है, जो कि आईएसओ से अप्रूव्ड होती है, जिसको हम थर्ड पार्टी ऑडिट कहते हैं, ठीक है ना। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं जी कि हमने फलां मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब आप आके ऑडिट करें और ऑडिट करके हमें बताएं कि क्या हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये आईएसओ की रिक्वायरमेंट है कि जब उनकी सर्टिफिकेशन आपने लेनी है आईएसओ की, तो फिर आप इंटरनल ऑडिट के थ्रू उनकी सर्टिफिकेशन अचीव नहीं कर सकते। आपने जो आईएसओ की अप्रूव्ड बॉडी है उनके थ्रू वो ऑडिट जो है वो करवाना होता है। और वो जब आके ऑडिट करते हैं उनके मतलब चाहे वो एक अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक पूरी टीम आती है ऑडिट की। अगर वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक या दो ऑडिटर भी आते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जब ऑडिट करते हैं, फिर एंड पे वो रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपका ऑडिट पास हो जाता है तो फिर 3 साल के लिए आपको आईएसओ सर्टिफाई कर देते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आपने ऑडिट करवाया होता है वही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पे आप उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है दैट यू आर आईएसओ सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो 3 साल के बाद उसका री ऑडिट भी होता है, ठीक है ना। तो ये 3 साल की सर्टिफिकेशन होती है, हर 3 साल के बाद ये अपडेट होती है। तो बेसिकली ये है आईएसओ और आईएसओ का रोल। और इम्प्रूव मतलब है कि ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस को, मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली ये एफर्ट्स करते हैं, ठीक है जी। अब हम अगर बात कर लें कि फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया बेसिकली कि स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं, ठीक है ना, और ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। ये जो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे करते हैं जी? By offering common standards, ISO promotes smoother international trade and eliminates technical barriers to global commerce. ठीक है ना। यानी चूंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक ही तरह इंप्लीमेंट होते हैं, चाहे वो अफ्रीका का कोई मुल्क हो, चाहे कोई एशिया का मुल्क हो, चाहे कोई यूरोप का कोई मुल्क हो, उसके अंदर कोई कंपनी काम कर रही है, तो इससे इनकी ग्लोबल ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट होती है। क्योंकि आपको पता है अब वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल एक विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसमें जब आप किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नया बिजनेस करने जाते हैं तो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि क्या आपने फलां सर्टिफिकेशन जो है आईएसओ की करवाई है या नहीं करवाई, ठीक है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी करती है। इसी तरह ये जब स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं तो हेल्प्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर बाय एस्टैब्लिशिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी बेंचमार्क्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। आप इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएसओ के, ये बेसिकली ये एक कंपनीज के अंदर कंपटीशन का एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। मतलब कंपनियां जो है वो, एक कंपनी अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट करती है ना, तो उसकी सेल बढ़ जाती है, उसका बिजनेस बढ़ जाता है। फिर वो दूसरे जो होते हैं ना उनको भी एम्बिशन होता है कि यार फलां कंपनी ने देखो मैं ये आईएसओ का मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका बिजनेस बढ़ गया, तो हमें भी ये करना चाहिए। यानी ये वो बेंचमार्क जो है ना, वो कंपटीशन का मैटर जो है ना कंपनियों के बीच में आ जाता है। वो फिर बेंचमार्किंग बनती जाती है। जितनी अच्छी कंपनी है, आप देखिए उन्होंने ऐसे ज़बरदस्त स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि छोटी कंपनियां उनके लिए कोशिश करती रहती हैं कि हम भी इन स्टैंडर्ड्स तक पहुंचे। और वो कोई मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आसमान से उतरे हुए लोग हैं, सारे एक जैसे लोग हैं। सिर्फ क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मतलब आप ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है आईएसओ, ये टेक्निकल एडवांसमेंट में भी हेल्प करती है। क्योंकि जो जो एडवांसमेंट हो रही है तो इनके स्टैंडर्ड भी साथ साथ रिव्यू होते रहते हैं और उसमें चेंजेस भी अकॉर्डिंगली आती रहती है, ठीक है ना। पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने टाइम में इसको ब्राउज कर सकते हैं जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेसिकली हमारा जो आईएसओ से आगे के आईएसओ के जो स्टैंडर्ड है जिनको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनके थ्रू हमने मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड है आईएसओ के, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन क्या है। जिस तरह आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में 4 आप पिलर्स रखते हैं ना, पहले पिलर्स खड़े करते हैं, उनके ऊपर आप एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ठीक है ना, उस बिल्डिंग का।
और अगर आपके पिलर्स मजबूत हैं, पिलर्स अच्छे हैं आपके, तो जितनी मर्जी बिल्डिंग स्टोरी आप बना लें, वो एक आर्टिस्टिक मतलब मॉडल बनेगा, वो एक सॉलिड किस्म की चीज़ बनेगी, अच्छी चीज़ बनेगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप आईएसओ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है इनकी फाउंडेशन को समझ जाएं, ये जो पीडीसीए साइकिल है, ठीक है ना, तो आप क्या होगा कि आप जो भी मैनेजमेंट सिस्टम इनका इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी फाउंडेशन बड़ी सॉलिड होगी, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो पीडीसीए मॉडल है, ये इसको हम डिमाइंग साइकिल और शीवर्ड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये डिमाइंग साइकिल और शीवर्ड साइकिल, बेसिकली ये डिमाइंग एक था साइंटिस्ट था, ठीक है, उसके नाम पे पहले ये साइकिल जो है वो स्टैब्लिश हुआ 1920s में, 1920 में वाल्टर जो शिवार्ट है, उसने इसको इस्टेब्लिश किया। लेकिन जब उसने उसको इस मॉडल को इस्टेब्लिश किया तो उस वक्त इसका नाम था प्लान डू एंड सी, सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे इसके, चौथा एलिमेंट इसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर जब बात आगे चली 1950s के दौर में आई, तो फिर एक और जो साइंटिस्ट था, स्टैटिस्टिशियन था बेसिकली, एडवर्ड डिमाइंग, ठीक है। ये तमाम आपको चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी। एडवर्ड डिमाइंग उसका नाम था, जिसने इसको मौजूदा शक्ल में ये मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको फिर अडॉप्ट कर लिया था आईएसओ ने, ठीक है ना। आईएसओ के जितने भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, मोर देन 25,000, वो सब की जो फाउंडेशन है, ठीक है, जो बुनियाद है, वो ये पीडीसीए मॉडल ही है। और इसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं कि क्यों ये स्ट्रक्चर जो है ये तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए कॉमन है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं बेसिकली, यानी जो समझ लें कि 4 पिलर्स हैं इसके, जिसमें पहला पिलर है प्लान, ठीक है ना। प्लान का जो एलिमेंट है वो क्या सेंस प्रोवाइड करता है, उसका मकसद क्या है। बेसिकली ये आपको आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी एंड डिफाइन ए प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। प्लान फेज के अंदर जो पहली फेज है इसकी, या पहला पॉइंट है, इसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, और उसके हल के लिए कोई प्लान तरतीब देते हैं। मसलन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो ये आपका मेन मसला है ना, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जो आप प्लान तरतीब देंगे, वो ये मॉडल कहता है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें एंड देन मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एड्रेस इट। जब आप प्लान फेस कर लेंगे, तो फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी डू वाले फेज में आएंगे। डू क्या है जी? इम्प्लीमेंट द प्लान चेंजेस ऑन ए स्मॉल स्केल, ठीक है ना। और पीडीसीए मॉडल आपको कहता है कि जब आप प्लान एक चीज़ का बना लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड, जो जो भी आपने प्लान बनाना होता है किसी प्रॉब्लम का हल करने के लिए बनाना होता है ना। प्लानिंग तो उसी चीज़ की होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन करना है आपने। तो इसी तरह अगर कोई इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रॉब्लम है, या फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आपने करना है, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, तो आप उसकी इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। ये पीडीसीए मॉडल आपको कहता है। उसके बाद उस प्लान को आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट से मुराद ये है कि स्मॉल स्केल के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन यू विल चेक द प्रोग्रेस ऑफ दैट प्लान, यानी आप इसको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट द रिजल्ट्स ऑफ द चेंज एंड कंपेयर देम टू द प्लान, ठीक है ना। आपने मतलब देखा कि जी आपने एक प्लान तरतीब दिया किसी मसले को हल करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने ये देखना है कि आया आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था इस प्लान को लेके, उससे आपको कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। मसलन अगर आप ये चाहते हैं कि जी, उसकी आगे एक एग्जांपल भी मैं आपसे कोट करता हूँ। उसके बाद हम थर्ड फोर्थ फेज में आते हैं, एक्ट फेज, ठीक है ना। जब आप देखिए इवेलुएट करेंगे अपने प्लान को, ऑन ग्राउंड जो काम कर रहा होगा, जब आप उसको इवेलुएट करेंगे चेक फेज में आके, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो बेंचमार्क थे, जो आपके जो टारगेट थे, वो प्लान फेज के अंदर ये प्लान के टारगेट थे, हम इतना पीछे हैं इन टारगेट से। जब आप चेक फेज में आएंगे, जब आप चेक कर लेंगे कि इतना पीछे हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप न्यू प्लान करेंगे, री प्लान करेंगे, अपने प्लान को चेंज करेंगे। इसको कहते हैं एक्ट फेज, ठीक है ना। तो आप उसको जब एक्ट कर लेंगे, यानी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की है
उसको चेक करने के बाद कि ये मसला मौजूद है, तो आप उसको अपने प्लान में, जो बेसिक प्लान है, आप उसके अंदर चेंजिंग लाएंगे, ठीक है, उसको उसकी करेक्शन के लिए आप नई प्लानिंग करेंगे। इस तरह ये जो पीडीसीए का मॉडल है ना, ये एक सर्कुलर फॉर्म में एक व्हील की तरह घूमता रहता है, मतलब सर्कुलेट करता रहता है। वॉइस प्रॉब्लम, तनवीर बाबर आपके एंड पे वॉइस का मसला, यार यही अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम होती है इन लाइव क्लासेस के अंदर। बट ये है कि मैं यही आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग इस पे लगाया हुआ है, आप बाद में इसको रिव्यू कर लीजिएगा, या फिर आप अपना नेटवर्क चेक कर लें, सिग्नल चेक कर लें। अगर तो सबको प्रॉब्लम हो या ज़्यादा को प्रॉब्लम हो, फिर तो चलें, मैं कह सकता हूँ कि मेरे एंड पे, हालांकि मैंने यहाँ पे अपने इंश्योर किया होता है कि हाईएस्ट स्पीड वाला इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा अच्छा सिस्टम मेरे पास मौजूद है, तो प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मतलब है कि जाहिर है टेक्निकल इश्यूज हैं इसमें, हमारी बाज़ हमारी हमारे बस से बाहर होती हैं चीज़ें। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई चीज़ आप मिस कर जाते हैं तो काइंडली आप रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग ऐसी ही है जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, यही रिकॉर्ड हो रहा है ना सारा कुछ, तो आप फिर जब उसको रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे एलएमएस के अंदर, तो आप वो पॉइंट दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर कहीं पे फिर भी आपको प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास मौजूद है, फोरम मौजूद है एलएमएस का, आप वहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो जेंटलमैन, हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं कि ये जो फाउंडेशन है किसी भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की, ठीक है ना, हम ये बात कर रहे हैं तमाम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की, अभी हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ये क्वालिटी का है या इन्वायरमेंट के लिए। ये ऑल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए सेम ही स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं पीडीसीए मॉडल, ठीक है जी। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग बन जाए। मिसाल के तौर पे हम मिसाल लेते हैं कि अ रेस्टोरेंट वांट्स टू रिड्यूस कस्टमर वेट टाइम्स फॉर टेक आउट ऑर्डर्स, ठीक है ना। अब मिसाल है यहाँ पे जी कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है ना। अब वो मतलब है कि उनके पास जब ऑर्डर्स आते हैं तो रश बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पर रश बढ़ने की वजह से जो कस्टमर्स हैं उनको अपना ऑर्डर लेने के लिए बड़ा टाइम वेट करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की कि जो उसकी वजह से कस्टमर जो है नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इतना टाइम हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है, तो हम कहीं और क्यों ना चले जाएं। तो अब वो चाह रहे हैं कि ये जो कस्टमर वेट टाइम है इसको रिड्यूस किया जाए, ये उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसको ये पीडीसीए मॉडल के जरिए कैसे हल करेंगे? सबसे पहले प्लान करेंगे क्या, एनालाइज ऑर्डर फुलफिलमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स, ठीक है जी। जो मतलब पिछले 1 माह का 2 माह का जो डेटा है उसको वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मतलब ये जो ऑर्डर टेक आउट टाइम है ये ज़्यादा जो लग रहा है कस्टमर्स को ऑर्डर लेने में, उसकी वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या है, उसकी कॉजेज क्या है, उसके बॉटलनेक्स क्या है, ठीक है ना। उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, डेवलप ए न्यू प्रोसेस वेयर किचन स्टाफ प्रिपेयर्स टेक आउट ऑर्डर्स अलोंगसाइड डाइन इन ऑर्डर्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है ना। उसको हल करने के लिए उन्होंने एक प्लान तरतीब दे लिया, उसका एक सोल्यूशन स्टैब्लिश कर लिया कि एक नया प्रोसेस उन्होंने बना लिया कि जो किचन स्टाफ है वो जब टेक आउट ऑर्डर्स बन रहे होंगे डाइन इन के दौरान में ही, जब पीक आवर्स का टाइम होगा उस दौरान में ही वो तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो एंटरटेन कर सकें और कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, सेट ए टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग एवरेज वेट टाइम बाय 10%। अब उन्होंने अपनी प्लानिंग के अंदर ये टारगेट भी सेट कर लिया कि हमने जो है वो कम से कम 10% टाइम, एवरेज टाइम जो है रिड्यूस करना है। मसलन अगर एक कस्टमर को 20 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि जी हम इसको कम से कम 10% इस वेट टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपना एक सेल्फ टारगेट वहाँ पे अचीव वो स्टैब्लिश कर लिए, इसको कहते हैं प्लान, ठीक है जी। जब उन्होंने ये प्लानिंग कर ली फिर क्या करेंगे, डू फेज में आएंगे। डू में क्या क्या उन्होंने करना है, इम्प्लीमेंट द न्यू प्रोसेस फॉर ए वीक ड्यूरिंग ए टेस्ट पीरियड, ठीक है ना। अब वो जो उन्होंने प्लान फेज में प्लान बनाया है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, डेटा को एनालाइज किया,
फिर उसका टारगेट सेट किया कि 10% हमने वेट टाइम रिड्यूस करना है, फिर उसको एक पायलट प्रोजेक्ट, टेस्ट पायलट के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर 1 वीक। ठीक है, उसके बाद वो देखेंगे मॉनिटर वेट टाइम्स एंड कस्टमर फीडबैक। ये डू करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आपको पता चल सके चेक फेज में जाके कि जो प्लान आपने बनाया था एक कागज़ों के ऊपर, जब आपने उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या वो जो टारगेट आपने सेट किया था 10% रिड्यूस करने का वेट टाइम को, क्या उसको आप अचीव भी कर पा रहे हैं या पहले से भी गए? ठीक है ना। तो चेक फेज में आप क्या करेंगे, एनालाइज डेटा फ्रॉम द टेस्ट पीरियड। वो जो 1 वीक का आपने टेस्ट पीरियड रखा है उसके अलावा उसमें वो डेटा एनालाइज करेंगे। डिड वेट टाइम्स डिक्रीज बाय 10%, उससे आपको पता चलेगा कि क्या वो जो टारगेट आपने प्लान फेज में सेट किया था कि 10% आपने वेट टाइम रिड्यूस करना है, क्या वो आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए, या कितना कर पाए हैं, 5% कर पाए हैं, 6% कर पाए हैं, या कि पहले से भी बढ़ गया। ठीक है ना। अगर पहले से भी बढ़ गया वेट टाइम, 10 की बजाय 20% हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका तो प्लान ही ऑल टुगेदर वो आपने सही तरतीब नहीं दिया और अपना टारगेट भी सही सेट नहीं किया आपने। तो अगर वो आप रिड्यूस करने में कुछ कामयाब हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कामयाबी आपको हुई है। लेकिन फर्ज करें अगर आप 5% रिड्यूस कर पाए हैं और मतलब 10% आपने करना था लेकिन 5% रिड्यूस कर पाए हैं, स्टिल दैट मीन्स कि उस प्लान के अंदर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मौजूद है। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाती है एक्ट फेज, जब आप चेक करते हैं अपने प्लान को और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट के लिए गुंजाइश मौजूद है, तो फिर आप एक्ट करते हैं कि अपने प्लान को थोड़ा चेंज करते हैं। हो सकता है कि आपने वेट टाइम 10% रिड्यूस करने का टारगेट जो है वो सही ना रखा हो सकता है आपने डेटा सही तरीके से एनालाइज ना किया हो सकता है मतलब कोई और उसमें इशू हो। तो एक्ट फेज में आप उसको करेक्ट करेंगे, यानी अपना करेक्टिव एक्शन प्लान बनाएंगे। जब हम ऑडिट में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे ये करेक्टिव एक्शन प्लान बनते हैं, और एक्ट फेज में हम जाके उनको करेक्ट करते हैं और फिर हम दोबारा उनको प्लान फेज के अंदर लेके आते हैं और उसको फिर डू करते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको दोबारा चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो इस तरह, इसीलिए इसको साइकिल कहते हैं। ये पीडीसीए मॉडल बेसिकली पीडीसीए साइकिल कहलाता है। मैंने आपको बताया ना, ये साइकिल का मतलब ये होता है कि ये स्टैटिक कभी नहीं होता। अगर ये स्टैटिक हो गया, यदि ये आपका पहिया अगर रुक गया, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं होगी। ये हमेशा चलते रहना चाहिए, इसको मूव करते जाना चाहिए। ठीक है ना। आपने एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया, आप उसको डू करें, यानी उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर उसको चेक करें, उसकी प्रोग्रेस देखें, और उसके बाद आप उसमें अगर कहीं पे कोई कमी कुताही रह गई है, दोबारा एक्ट करें, करेक्टिव एक्शन बनाएं उसका, और दोबारा प्लान करके दोबारा डू फेज में ले आए। तो इस तरह ये एक सर्कल है जो घूमता रहता है, साइकिल है जो चलता रहता है। तो आपकी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस है वो इम्प्रूव होती रहती है विद ड्यू पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। तो ये है बेसिकली प्लान डू चेक एक्ट का मकसद, कि आपकी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन की। वो प्रोग्रेस आप चाहे इन्वायरमेंट के सेंस में इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप हेल्थ एंड सेफ्टी के सेंस में इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप फूड मैनेजमेंट का काम करते हैं और अपनी फूड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या आप कोई और टॉपिक ले लें जिसके ऊपर आप आईएसओ का मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंट करके उसकी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द पीडीसीए मॉडल। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी। अदरवाइज भी अगर आप दोबारा भी इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह एलएमएस के अंदर इसकी डिटेल भी मौजूद होगी। मैं आपको नोट्स भी भिजवा दूंगा और वो भी आप साथ रीड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ये एक अच्छा कंसेप्ट आपको बन जाएगा। सो गोइंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं जी। अब ये पीडीसीए मॉडल के बड़े बेनिफिट हैं इसके, मतलब इसीलिए आईएसओ ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, यूनिवर्सली इसको अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब तमाम जितने भी आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं जो दैट आर मोर देन 25,000 आर बेस्ड ऑन दिस पीडीसीए मॉडल और पीडीसीए साइकिल। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको डेटा ड्रिवन अप्रोच प्रोवाइड करता है। मतलब आप जब अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो वो आप हवा में नहीं फैसले लेते, आप हवा में डिसीजन मेकिंग नहीं करते कि जी वो एक्सीडेंट हो गया तो
हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो हमें एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए कोई प्लान बनाना चाहिए? नो, आपके पास डेटा आना चाहिए, आपके पास डेटा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है। यानी पीडीसीए मॉडल में आपको, या कोई भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसके अंदर आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप जुबानी कलामी फैसले नहीं लेते, ठीक है। एक तो इटरेटिव और फ्लेक्सिबल है ये मैनेजमेंट जो स्टैंडर्ड है। आप देखें ना पीडीसीए मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आपको कंटिन्यूस लर्निंग और अडॉप्टेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूस कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया कि साइकिल है ना। आप प्लान करते हैं एक चीज़ को, पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसकी प्लानिंग बनाते हैं, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, फिर आप उसको चेक करते हैं कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हमने की है तो जो टारगेट हमने सेट किया था प्लान फेज के अंदर वो हमें अचीव हुआ कि नहीं हुआ। मतलब 10% का आपने वेट टाइम रिड्यूस करना था, क्या वो आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए? अगर आप 5% अचीव कर पाए तो इसका मतलब है कि आपने दोबारा करेक्टिव एक्शन उसका बनाना है। तो इस तरह करेक्टिव एक्शन प्लान बना के दोबारा आप प्लान फेज में जाएंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जब आप चेक करेंगे क्या अब 5% से कोई इंप्रूवमेंट हुई, यानी आप 7% अचीव कर पाए, 8% अचीव कर पाए, या 9% या 10% अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, तो तब तक जब तक वो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता ना, तो ये एक सर्कल घूमता रहता है और इंप्रूवमेंट होती रहती है। इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। फोकसेस ऑन द स्मॉल स्केल टेस्टिंग, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्लान फेज में प्लानिंग करते हैं, फिर जब आपको डू करते हैं ना, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं डू फेज में जाके, तो आप पहले उसकी टेस्टिंग स्मॉल स्केल के ऊपर करते हैं। मसलन एक प्रोसीजर आपने बनाया कि वेट टाइम को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ आप ये नहीं है कि पूरे होटल रेस्टोरेंट के अंदर एकदम वो सारा प्रोसीजर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पहले इसको स्मॉल स्केल के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, जैसे पायलट प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं। जब भी आपने किसी प्रोग्राम का कोई के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बनाने हो तो पहले उसका पायलट प्रोजेक्ट, जिसको टेस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं, वो किया जाता है और उसके रिजल्ट देखे जाते हैं कि क्या इसमें हमें कामयाबी अचीव हुई है या नहीं हुई। तो इसी तरह स्मॉल स्केल के ऊपर पहले इसकी टेस्टिंग आप करते हैं। उसके बाद प्रोमोट्स टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ठीक है जी। अब इसमें चूंकि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है, पीडीसीए मॉडल के तहत जो काम आपने करने हैं, यानी प्लानिंग आपने करनी है, वो अकेले तो आप नहीं करेंगे ना। उसमें आप मतलब जो प्रॉब्लम जिस एरिया से आ रही है उनका रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, कोई टेक्निकल साइड वाला भी बंदा होगा, ठीक है ना। तो वो सारे लोग मिल के मतलब उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, डिस्कशंस होंगी, और फिर उसके बाद आप उसका कोई प्लान, जब प्लान भी इवन बनाते हैं तो भी एक सिंगल बंदा प्लान नहीं बनाता, उसके अंदर फीडबैक्स आते हैं, ठीक है ना। चाहे प्लानिंग लिखता है एक ही बंदा है, प्रोसीजर एक ही बंदा बनाता है, या उसके अंदर सोच मुख्तलिफ लोगों की होती है, तो इसलिए इसमें कोलैबोरेशन होती है, टीम वर्क होता है। ये सिंगल हैंडेडली मतलब ये प्रोसेस नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ लोगों की राय शामिल होती है, उनकी जो है वो इनपुट्स आती हैं, और अपनी अपना वो फीडबैक देते हैं, फिर वो सब कलेक्टिवली एक यूनानिमस डिसीजन के ऊपर आते हैं। क्योंकि जो आपने डेटा एनालाइज किया होता है, मसलन मिसाल के तौर पे आप आपने मतलब आपको ये सोच आ गई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक्सीडेंट्स एकदम बढ़ गए हैं, ठीक है ना। अब एकदम बढ़ गए हैं, ये तो आपको सोच आ गई, आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप पिछले 2 माह की जो रिपोर्ट्स हैं एक्सीडेंट्स की वो मंगवाएंगे, ठीक है ना। उसका डेटा एनालाइज, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिसीजन लेंगे कि क्या वाकई एक्सीडेंट रेट्स बढ़ा है या नहीं। अगर तो वो डेटा ये आपको बता रहा है कि एक्सीडेंट रेट बढ़ गया, देन इट इज सीरियस मैटर, और अब आपको फिर एक्शन लेना चाहिए। मतलब अब आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए जो कि उन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करे और रिड्यूस करे। अगर वो बढ़ जाता है रेट, एक्सीडेंट रेट, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी तो आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनके मोरल के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है।
वो डिमोरल हो जाएंगे, वो काम नहीं कर सकेंगे सही तरीके से, छुट्टियां करेंगे, गैर हाजिर हो जाएंगे, और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी ऑर्डर टाइम से डिलीवर नहीं हो सकेंगे, कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से आप जब ओवरऑल अपनी सेलिंग देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, यार मार्केटिंग पे भी इतना पैसा लगा रहे हैं, यार सैलरीज भी लोगों को इतनी हैवी हैवी दे रहे हैं, इतनी हैवी मैनेजमेंट के लोग रखे हुए हैं हमने, लेकिन हमारी प्रोग्रेस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। ठीक है आपने, लेकिन अगर सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि आपका एक्सीडेंट रेट बढ़ गया जिसकी वजह से आपकी वर्क फोर्स डिमोरल हो गई है, तो आप फिर सही तशखीस कर सकेंगे, डायग्नोज कर सकेंगे उस प्रॉब्लम को, तो वहां पे फिर आप काम करेंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो आपने जो भी फैसला लेना है पहले उसकी जो रिपोर्ट्स हैं पिछले 3 माह 6 माह या साल की, जो भी डेटा पीरियड आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उसको उसका एनालिसिस करेंगे। इसीलिए इस मैनेजमेंट, जितने भी आईएसओ के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं, इनके अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम वो मैंडेटरी है। मतलब आप जो भी इंसिडेंट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। वो जब रिपोर्ट होता है ना, तो उसका डेटा बनता है, और उस डेटा के ऊपर फिर आपने डिसीजन लेना होता है कि क्या हमने इसको इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये ओवरऑल एक कलेक्टिव एफर्ट होती है, जिसके अंदर टीम मिलके काम करती है, और ये पीडीसीए मॉडल एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करता रहता है, और आपकी प्रोग्रेस जो है वो इंश्योर होती रहती है। सो जेंटलमैन, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन। उसके बाद फिर हम एज पर आवर रूटीन हम 2 मिनट, सॉरी 7 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, और उसके बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, या कोई अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहे, अपना कमेंट ऐड करना चाहे, तो वो भी कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, वरना इंशाल्लाह अगले सेशन में हम एक डेडिकेटेड सेशन भी करेंगे क्वेश्चन आंसर का। तो दूसरा ये, जी सर सर एलएस का वो लिंक वगैरह सेंड कर दें, और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेना प्लीज। तनवीर बाबर, अच्छा। आप को मैं सेंड कर देता हूँ, चलें ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपको उसमें असल में ना वो ग्रुप में ऐड करेंगे पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल वाले जिनसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है। लेकिन यह है कि आप मेरा नंबर आ रहा है आपके पास कि नहीं, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। नहीं है, चलें मैं आपको ना इधर चैट में भेजता हूँ, तो आपके साथ मैं फिर आपको ऐड कर लेता हूँ। 034032069270। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप ऐड कर लीजिएगा मुझे, और फिर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर लूँगा, ठीक है। आपको मैं एलएमएस का लिंक भी भेज दूंगा, और बाकी भी गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के लिए इनरोल हुए हैं ना, तो इसलिए आपका थोड़ा उस ग्रुप से अलग जो है ना वो कांटेक्ट बनेगा, ठीक है। तो जेंटलमैन, ये है हमारा सेकंड सेशन, जिसमें हमने आईएसओ को ब्रीफली अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद फिर आईएसओ के जो मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जो आगे हमने पढ़ने हैं, उनका जो बेसिक फाउंडेशन है उन स्टैंडर्ड्स की, जिसको हम पीडीसीए साइकिल कहते हैं या पीडीसीए मॉडल कहते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया, कैसे वर्क करता है उसकी पूरी विद वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल मैंने आप उसको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई होगी।